एक बल्ब 1 सेकंड में 50 बार जलता बुझता है, लेकिन इसकी फ्लक्चुएशन हमें नज़र नहीं आती। बिल्कुल इसी प्रकार एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो और जो साइटोप्लाज्म है वो न्यूक्लियस टूटकर साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म टूटकर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस कॉन्टिन्यूअस interchange of nucleus into cytoplasm and vice versa। मतलब वाइस वर्सा का मतलब इसका जस्ट उल्टा मतलब ये कि न्यूक्लियस में जो डाइल्यूट स्ट्रक्चर, जो डाइल्यूट लिक्विड साइटोप्लाज्म है और जो डेंस्ड लिक्विड न्यूक्लियस है वो आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। मतलब ये कि न्यूक्लियस टूटकर साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म टूटकर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। बिल्कुल जो 1 सेकंड में बल्ब 50 बार जलता बुझता है, बिल्कुल उसी तरह से सेल के अंदर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस में इंटरचेंज होते रहते हैं और इसी कॉन्टिन्यू इंटरचेंज को ही लाइफ कहा जाता है। वेलकम बैक, मैं एसके गुप्ता सर आज आपको 10th क्लास का एक चैप्टर लाइफ प्रोसेस लेकर आया। माय डियर स्टूडेंट, जब एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है व्हाट इज लाइफ, तो बायोलॉजी के फील्ड में साइलेंट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब बायोलॉजी में नहीं है। व्हाट इज लाइफ? There is no any clear-cut answer in biology। आप गूगल सर्च कर लीजिए, इसका क्लैरिटी के साथ जवाब नहीं आएगा। तो ये जो व्हाट इज लाइफ की डेफिनेशन बनाने की कोशिश की गई, तो ये डेफिनेशन हमारे एक मेरठ यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोफेसर साहब हैं डॉक्टर एसपी कर्ल, उनकी एक बुक ऑब्जेक्टिव जूलॉजी इस बुक को जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं बच्चे वो पढ़ते हैं, तो एसपी कर्ल साहब ने व्हाट इज़ लाइफ को डिफाइन करने की कोशिश की। तो इन्हीं की बातों को मैंने अपने हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश की ताकि आपको समझ में आ जाए कि लाइफ क्या है। डॉक्टर साहब की ये जो लाइफ की डेफिनेशन है कि द कॉन्टिन्यू इंटरचेंज ऑफ सोल इनटू जेल एंड जेल इनटू सोल इज कॉल्ड लाइफ। तो इनकी ये जो डेफिनेशन है ये एप्लीकेबल ओनली फॉर यूनिसेलुलर इंडिविजुअल। मतलब ये कि चूँकि आप सेल के विषय में ज़्यादा जानने को इच्छुक होंगे तो हमारी वीडियो 9th क्लास की द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ
वो ज़रूर देखें। न्यूक्लियस जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसे जेल भी कहते हैं। और साइटोप्लाज्म बहुत ही डाइल्यूट है, इसे हम सोल भी कहते हैं। तो ये सोल और ये जेल। तो यही डॉक्टर एस.पी. कर्ल साहब कहते हैं कि व्हाट इज़ लाइफ? तो लाइफ इज़ नथिंग बट ओनली द कॉन्टिन्यूअस इंटरचेंज ऑफ सोल इनटू जेल एंड जेल इनटू सोल within the cell. But this definition is applicable only in unicellular individual. My dear student, तो my dear student, what is life की definition? तो मिल गई। अब जो हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, इसमें लाइफ को तो डिफाइन करने की कोशिश की आपने, देख लिया। अब ये प्रोसेस क्या होना चाहिए, फोकस कीजिएगा कि हर वो प्रोसेस जिसको रोक देने से लाइफ का द एंड हो जाए, वो लाइफ प्रोसेस है। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। वैसे पहली बार तो वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद फिर देखिए नोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं ये मिटो देता हूँ, हर वो प्रोसेस जिसको रोक देने से लाइफ की द एंड हो जाए, वही लाइफ प्रोसेस है। फोकस करेंगे तो अपने अपने खुद के शरीर का एग्जाम्पल ले लीजिए और ज़रा विचार कीजिए कौन कौन से प्रोसेस रोक देने पर जान चली जाएगी। सबसे पहले तो खाना खाना छोड़ कर तो देखिए जान निकल जाएगी। तो खाना खाने को टेक्निकली न्यूट्रिशन कहेंगे। तो एक तो न्यूट्रिशन हो गया लाइफ प्रोसेस, सांस लेना भी कह सकते हैं। अच्छा देखिए, बड़ा यहाँ पर मिस्टीरियस बात है, सांस लेना एक अलग चीज़ है और रेस्पिरेशन अलग चीज़ है। वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में जिसका नाम लाइफ प्रोसेस है बहुत बारीकी से डिटेल में एक एक करके एलोबोरेट होगा। तो रेस्पिरेशन भी लाइफ प्रोसेस हुआ। उसके बाद एक्सक्रीशन भी लाइफ प्रोसेस हुआ। मैं यहाँ ETC लिख दे रहा हूँ, बड़े सारे टॉपिक आएंगे इस चैप्टर में और हम एक एक करके सबकी बातें करेंगे, एलोबोरेट करेंगे। अभी यहाँ पर हम फोकस करेंगे न्यूट्रिशन पर। तो फोकस कीजिएगा कि न्यूट्रिशन है क्या भाई, आखिर न्यूट्रिशन होता क्या है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रिशन कहा जाता है इनटेक ऑफ फूड, खाना को अंदर लेना। इनटेक ऑफ फूड एज वेल एज यूटिलाइज दैट एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। फोकस करेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है। तो ये बिल्कुल NCERT की बुकिश लैंग्वेज हो गई डेफिनेशन के। इंटेक ऑफ फूड एज वेल एज यूटिलाइज दैट एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। खाना आप जो खाते हैं या हम खाते हैं, उस खाने के अंदर जो एनर्जी है, उस खाने से ही अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो आवश्यक एनर्जी है, उस खाने से ही अगर हासिल हो गया तो न्यूट्रिशन होगा, अदरवाइज न्यूट्रिशन नहीं होगा। मतलब आप प्लास्टिक खाकर, कागज़ खाकर, मिट्टी खाकर ये नहीं कह सकते कि आपने न्यूट्रिशन किया या आपके अंदर न्यूट्रिशन हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आप उसी चीज़ का इनटेक और उस इनटेकन मटेरियल्स में वो दम होना चाहिए
कि वो आपको ज़िंदा रहने के लिए जो आवश्यक एनर्जी है, ऊर्जा है, वो आपको वो दे सके। अगर वो दे दिया तो ही न्यूट्रिशन है, अदरवाइज वो न्यूट्रिशन नहीं है। इसका मतलब है माय डियर स्टूडेंट कि हम जो इंटेक करते हैं उसमें कुछ तो ऐसी ही बातें हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाकर हमें आवश्यक एनर्जी देती है। तो बिल्कुल वो बात है, ये जो हमारा फूड है इसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा, जो एलिमेंट है जो हमें एसेंशियल एनर्जी दे सके उसे न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। और 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, फोकस कीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और 2 और है मिनरल्स एंड विटामिन्स। फोकस करेंगे इसमें। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को मैंने अलग डिजाइन से लिखा है, मिनरल और विटामिन्स को अलग डिजाइन से लिखा है। इसके पीछे रहस्य है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको शरीर के अंदर जाने के बाद डाइजेस्ट होना ज़रूरी है, और जब तक ये डाइजेस्ट होकर मतलब ये कि आफ्टर डाइजेशन ये कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, और प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा एमिनो एसिड में, और फैट्स कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड में। माय डियर स्टूडेंट, अब आपको समझ में आ रहा होगा ये विटामिन्स मिनरल्स के डिज़ाइन कहीं फैटी एसिड, एमिनो एसिड और ग्लूकोज हमने लिखा है। मतलब ये कि मिनरल्स एंड विटामिन्स ऑलरेडी डाइजेस्टेड फॉर्म में होते हैं। इन दोनों को डाइजेशन के प्रोसेस से होकर गुजरने की ज़रूरत नहीं होती है। याद रखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हम या आप जो कुछ भी खाते हैं वो डिशेस के रूप में, अलग अलग खाने की वैरायटीज़ के रूप में शरीर के अंदर जाता है, और उस खाने में यही 5 एलिमेंट होते हैं। डाइजेशन के प्रोसेस से होकर वो गुजरते हैं। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर फुल एंड फाइनल ग्लूकोज में, प्रोटीन एमिनो एसिड में, फैट फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तब जाकर ये ब्लड में मिक्स हो पाते हैं। और ब्लड में जब ये मिक्स हो जाएंगे, केवल तभी और तभी ये सेल और टिश्यू तक पहुंच पाएंगे, अदरवाइज ये नहीं पहुंच पाएंगे। खाना पीना बेकार हो जाएगा। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि जो मिनरल्स और विटामिन्स हैं उनको डाइजेशन के प्रोसेस से होकर गुजरने की ज़रूरत नहीं है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे फूड में जो कंपोनेंट है, जो फूड में न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके लिए स्वर्ग है ब्लड स्ट्रीम। हमारे शरीर के अंदर हर कंपोनेंट ऑफ फूड का ख्वाहिश होता है कि वो ब्लड नाम के स्वर्ग में जल्दी से जल्दी जाए। अब मान लीजिए कि स्वर्ग से कोई दूत आए और अपने उड़न तस्करी पर बैठाकर सबको स्वर्ग दिखाने के लिए आमंत्रित करे,
तो सारे लोग दे दनादन चढ़ जाएंगे, वो सारा उसका जो भी विमान जहाज होगा भर जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर उसने ये बात कह दी कि भैया हम तो सिर्फ आत्माओं को ले जाते हैं, तो पूरा का पूरा जहाज खाली हो जाएगा, कोई नहीं जाएगा। लेकिन जो भूत प्रेत होंगे वो घुस जाएंगे, वो नहीं हिलेंगे, कहेंगे भाई हम तो ऑलरेडी मरे पड़े हैं, ले चल। बिल्कुल वही बात है हमारे कंपोनेंट ऑफ फूड के, ये जो मिनरल्स और विटामिन्स है ये बिल्कुल भूत प्रेत की तरह है। ये डाइजेस्टेड फॉर्म में होते हैं, ये रेडी टू डिफ्यूज इनटू ब्लड स्ट्रीम होते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स ये डाइजेस्टेड फॉर्म में नहीं होते हैं। इनको हर हाल में कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा, तभी जाकर ये ब्लड में मिक्सअप होंगे और तब जाकर ये हमारे सेल और टिश्यू में जा पाएंगे। फोकस कीजिएगा कि न्यूट्रिशन में आपने देखा कि इनटेक ऑफ फूड एज वेल एज यूटिलाइज दैट एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब ये कि हम जो फूड खाते हैं उसमें ये कंपोनेंट होने चाहिए और यही तो हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए एसेंशियल एनर्जी देंगे। और जब यही नहीं होगा तो फिर हमारे खाने का कोई फायदा नहीं होगा। माय डियर स्टूडेंट, अब हम इस न्यूट्रिशन को आधार बनाएंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि बायोलॉजी में न्यूट्रिशन के आधार पर कितने क्लासिफिकेशन बन सकते हैं। इसमें प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम दोनों को इंक्लूड करेंगे एक साथ। फोकस करेंगे तो न्यूट्रिशन के आधार पर हमने यहाँ पर दो कैटेगरी बनाई। एक को हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नाम दिया और दूसरे को माय डियर स्टूडेंट हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नाम दिया। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नाम से ही काफ़ी है कि ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा जो अपना फूड मटेरियल खुद से बना लेता होगा। यहाँ पे शब्दों पे जोर दीजिएगा। ये खुद से बना लेने का मतलब ये नहीं है किचन में जाकर बना लिए। किचन में कुकिंग होती है, किचन में सिंथेसिस का काम नहीं होता, खुद से डिराइव करने वाली बात नहीं होती, खुद से फॉर्म करने की बात नहीं होती। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल कोई मिल गया कि जादू की तरह धूप में खड़े होकर और एनर्जी को डिराइव कर लिया जाए, जिंदा रहने के लिए एसेंशियल एनर्जी को हासिल कर लिया जाए। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में यहाँ पे दो बातें आती हैं। इसके दो फॉर्म होते हैं। एक को कहा जाता है केमोसिंथेटिक। माय डियर स्टूडेंट, जो केमोसिंथेटिक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो केमोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड मटेरियल डिराइव करते हैं। मतलब ये कि दे कैन सिंथेसिस देयर नोरिशमेंट in the presence of certain chemical. My dear student, इसके एग्जाम्पल में इसका एग्जाम्पल सर्टेन बैक्टीरिया होता है। फोकस कीजिएगा कि ये जो केमोसिंथेटिक है सर्टेन बैक्टीरिया, ये जो जिस प्रोसेस से ये अपना फूड मटेरियल डिराइव करते हैं उसे केमोसिंथेसिस कहा जाता है। ये जो भी प्रोसेस करते हैं इनको, इस प्रोसेस को केमोसिंथेसिस कहा जाता है। 10th स्टैंडर्ड में माय डियर स्टूडेंट केमोसिंथेसिस के विषय में नहीं पढ़ना है, तो मैं इसे
लाइटली क्रॉस कर दे रहा हूँ। अब आप फिर से मैं वही कहूँगा, वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिएगा, लेकिन एक बार में तो पूरी वीडियो देखिएगा। माय डियर स्टूडेंट, फोटोसिंथेटिक के एग्जाम्पल में ऑल ग्रीन प्लांट। माय डियर स्टूडेंट, फोटोसिंथेटिक के एग्जाम्पल में ऑल ग्रीन प्लांट आते हैं, और ये जिस प्रोसेस से अपना फूड मटेरियल डिराइव करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स जिस प्रोसेस से सिंथेसाइज करते हैं उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। हम इस चैप्टर में फोटोसिंथेसिस पर डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में एलोबोरेशन होगा फोटोसिंथेसिस का। अब बारी है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। माय डियर स्टूडेंट, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहले आते हैं सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स का मतलब ही होता है कि ये सड़ी गली चीज़ें खाते हैं। मतलब ये कि दे गेट देयर नॉरिशमेंट from dead and decaying organic matter। ये अपना नोरिशमेंट सड़ी गली मरे हुए और सड़ते हुए इंडिविजुअल से हासिल करते हैं। और सेप्रोफाइट का एग्जाम्पल है फंगस। माय डियर स्टूडेंट, फंगस का एक मेंबर मशरूम आपके फूड आइटम में शामिल है। सब्जी बहुत स्वाद वाली सब्जी होती है मशरूम। सेप्रोफाइट्स। दूसरे नंबर पर हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं पैरासाइट। माय डियर स्टूडेंट, ये पैरासाइट ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जिसमें ये दो इंडिविजुअल का रिलेशन होता है, जिसमें एक बेनिफिट लेता है और दूसरे को नुकसान होता है। इसमें क्या होता है कि इन दिस वन इंडिविजुअल गेट नॉरिशमेंट from others। तो इसमें जो बेनिफिट लेता है, जो गेट बेनिफिट, उसे तो हम पैरासाइट कहते हैं, लेकिन जिसको नुकसान होता है उसे होस्ट कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इसका बड़ा तगड़ा सा एग्जाम्पल है कसकट्टा। कसकट्टा को अमर बेल भी कहा जाता है। अब देखिए, जितने भी पैरासिटिक प्लांट है या पैरासिटिक इंडिविजुअल है, अब यहाँ तो मैंने एक प्लांट का एग्जाम्पल अमर बेल ले लिया, लेकिन जो गांव के बच्चे उनको पता है कि भैंस पानी में चली जाती है, गड्ढे में पानी भरा हुआ है, बरसात के दिनों में उसमें भैंस चली गई, जब बाहर निकलती है तो उसके बॉडी से जोंक चिपक जाता है, लीच, वो भी पैरासाइट है। यहाँ पर
हम देखेंगे कि कसकट्टा या जो भी प्लांट पैरासाइट है एक्चुअल में किस तरह से वो अपना नॉरिशमेंट दूसरे प्लांट से हासिल करते हैं। तो फोकस कीजिएगा, इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। चलिए अमरवेल का ही ले लेते हैं, कसकट्टा का ही। तो ये लता की तरह से लिपटा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि माइक्रोस्कोप को यहाँ फिट कर देते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो अमरवेल है, जो कसकट्टा है, आखिर क्या किया है, कैसे वो अपनी जड़ों को, जिसको सकिंग रूट भी कहा जाता है, वो इस सपोर्टिंग प्लांट के अंदर, जो मेन प्लांट के अंदर है, जो होस्ट प्लांट है, उसके अंदर कैसे वो अपने सकिंग रूट को घुसेड़े हुए हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब देखिएगा, इस डायग्राम को हम यूं ऐसे करके ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बना। ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, और माय डियर स्टूडेंट ये देखिए, ये वो एलिमेंट है, ये जाइलम फ्लोएम और ये कॉर्टिकल सेल सपोज कर लीजिए। तो ये जाइलम फ्लोएम है, जाइलम रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करके और पूरे बॉडी में, पूरे प्लांट बॉडी में जहाँ जहाँ लिविंग प्लांट पार्ट है वहाँ पर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और फ्लोएम फूड मटेरियल का, जो फूड मटेरियल फोटोसिंथेसिस के थ्रू बन गया है, उसको दूसरे लिविंग प्लांट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब जरा देखिएगा कि ये तो हो गया ये मेन प्लांट, ये मेन प्लांट है, इसको हमने ऐसे बना दिया है कि आपको समझने में आसानी हो और मुझे समझाने में आसानी हो कि मैं, अब देखिए ये जो अमरवेल है, इसमें बिल्कुल ऐसे अपना सकिंग रूट यहाँ तक पहुँचाएगा और बिल्कुल जैसे सिरिंज से खींचते हैं ब्लड को, उस तरह से इसके न्यूट्रिएंट्स को, ये जो बना बनाया खाना है, पानी है, खींचेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अब हम अमरवेल का भी, ये देखिए ये हो गया आपका अमरवेल का, ये इस तरह से, और बिल्कुल इसको पेनेट्रेट करता हुआ, ये देखिए ये पेनेट्रेट करता हुआ यहाँ तक पहुँचता है और इससे सटासट खींचता है न्यूट्रिएंट्स को और खुद को जिंदा रखता है। तो ये जो स्ट्रक्चर हुआ, ये होस्ट हुआ और ये पैरासाइट हुआ। और ये जो खास तरह का रूट हुआ, ये जो खास तरह का रूट हुआ, इस स्पेशल रूट को हम कहते हैं सकिंग रूट, चूसने वाला जड़। लेकिन सकिंग रूट को हम टेक्निकली हॉस्टोरियम कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार पैरासिटिक प्लांट अपना नॉरिशमेंट होस्ट प्लांट से डेराइव करता है। अब बारी है तीसरे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, जिसे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। माय डियर स्टूडेंट, मैं फिर से वही कहूँगा कि आप इसे पॉज करके आप लिखिएगा। मैं इसे मिटाता हूँ क्योंकि मुझे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक्सप्लेन करना है। तो फोकस करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए होलोजोइक में होता क्या है कि इसमें इंडिविजुअल फूड मटेरियल को स्टेप बाय स्टेप फूड मटेरियल को इनटेक करता है। देखिएगा, सबसे पहले तो है इंगेशन। माय डियर स्टूडेंट, इंगेशन वर्ड का मतलब ही होता है इनटेक ऑफ फूड। अब देखिए इनटेक ऑफ फूड क्या है, रोटी का टुकड़ा तोड़ा और मुंह में डाल लिया, हो गया इंगेशन, इनटेक ऑफ फूड।
दूसरा स्टेप है होलोजोइक का डाइजेशन। फोकस कीजिएगा। पहला हुआ इंगेशन, इनटेक ऑफ फूड। तो भैया जो फूड अंदर गया उसका कुछ तो हिसाब होगा, बिल्कुल। ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड मटेरियल इनटू द सिंपलर वन, मतलब ये कि फूड मटेरियल जिन कंपोनेंट से मिलकर बना है उसको उसी कंपोनेंट में तोड़ने को ही तो डाइजेशन कहा जाता है, जिससे कि आसानी से वो ब्लड में मिक्स होने के लायक बन सके और फिर ब्लड से सेल में जा सके, जिससे कि शरीर यूज कर सके उसका। तो डाइजेशन का मतलब ही होता है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। अब फोकस कीजिएगा। थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन। माय डियर स्टूडेंट, जो फूड मटेरियल डाइजेस्ट हो चुका है, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि माय डियर स्टूडेंट, मैंने पहले ही एक्सप्लेन आपको कर दिया है कि जो खाना हम खाते हैं उसका डाइजेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे कंपोनेंट ऑफ फूड कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो एसिड में, फैटी एसिड में और मिनरल्स विटामिन्स तो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फॉर्म में होते हैं, अगर वो उस रूप में ना हो तो वो ब्लड स्ट्रीम में मिक्स नहीं होंगे। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप देख रहे हैं इंगेशन, इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन, जो इनटेकन फूड मटेरियल है उसका डाइजेशन। अब जब वो डाइजेस्ट हो गया तो एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब व्हाट? एब्जॉर्प्शन का मतलब सिर्फ ये कि डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ फूड is absorbed into the blood from digestive system। मतलब ये कि डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड का डाइजेस्टिव सिस्टम से डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ फूड मटेरियल का ब्लड में एब्जॉर्ब होना ही एब्जॉर्प्शन होता है। अब फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप है एसिमिलेशन। माय डियर स्टूडेंट, जो फूड मटेरियल ब्लड में मिक्सअप हो गया है, ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में रन कर रहा है, जब वो फूड मटेरियल ब्लड से सेल के अंदर घुस जाएगा, इसी को एसिमिलेशन कहा जाता है। तो डिफ्यूजन, या इसको ऐसे कहें कि रीएब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द सेल फ्रॉम ब्लड इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रह गया है डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसका शरीर से बाहर समय समय पर निकालने के प्रोसेस को ईजेशन कहा जाता है। तो ये रहा ईजेशन। क्या हुआ ईजेशन? तो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड food from the body is called egestion। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस को एलोबोरेट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।